दोस्तों, मैं सचिन कुमार हाईफाई ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ा रहा था रसायन विज्ञान में, चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनोल और ईथर। हम इस चैप्टर में समाप्ति की ओर है। मैंने इससे पहले आप लोगों को अल्कोहल, फिनोल ये सब मैं करा चुका हूँ। ईथर हम पढ़ रहे हैं इसमें से। ईथर के मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को ईथर का बनना, ईथर के भौतिक गुण, ये सब मैं आप लोगों को करा चुका है इसमें से। ठीक है, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाए हुए हैं, वहाँ से जाकर आप मेरे पहले लेक्चर देख सकते हैं। और आज हम जो चैप्टर है ये इस चैप्टर का समाप्त कर देंगे हम। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं ईथर के भौतिक गुण मैंने पढ़ा दिए। रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे हम आज। ईथर के कौन कौन से रासायनिक गुण होंगे, किस प्रकार से अभिक्रिया होगी, कौन कौन सी अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट होगी, वो सब मैं आज के लेक्चर में आप लोगों को कराने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ में। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने लेक्चर की और देखते हैं इसके ईथर के रासायनिक गुण। ठीक है, ईथर के रासायनिक गुण पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हमारा है हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया किस प्रकार से होगी। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे कोर्स में क्वेश्चन मतलब हमारे कोर्स में है वो है C2H5 सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड C2H5। इसका नाम है हमारा कौन सा, डाई एथिल ईथर। यह है हमारा डाई एथिल ईथर। केवल इसी के बारे में अध्ययन करेंगे हम। इसके बाद एक हमारा एरोमेटिक है। कल मैंने जिसका निष्कर्ष यानी कि जिसका अध्ययन करा था, हमने क्या बताया था, मैंने नाम भी पूछा था आप लोगों को। तो क्या होगा इसका नाम, ये हमारी क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। फिर मैं इसके अध्ययन यानी कि इसके भी हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया। क्या होगा भाई जब हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया होगी डाई एथिल ईथर की। तो डाई एथिल ईथर की जैसे ही क्रिया होगी हाइड्रोजन हैलाइड से, यहाँ पर बनेगा हमारा क्या, C2H5 OH लग जाएगा, यानी कि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा इस जगह से। तो जैसे ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, H आ जाएगा इसके पास में, C2H5 I हो जाएगा यहाँ से क्या, बाहर, यानी कि एथिल आयोडाइड इसमें से निकल जाएगी बाहर। और क्या बनेगा भाई, एथिल अल्कोहल हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम PCl5 से क्रिया करेंगे। तो PCl5 से क्रिया, याद रखिए दोस्तों, जब भी PCl5 से क्रिया होगी तो POCl3 बनेगा ही बनेगा। ये याद रखना आप, इसमें POCl3 हमेशा बनता ही बनता है जब भी PCl5 से क्रिया होगी। तो देखिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होने के कारण क्या आ जाएगा, O तो इसमें से निकल जाएगा बाहर। इसका मतलब यहाँ से बनेगा POCl3 तो हो गया बाहर, HCl इसमें से निकल नहीं सकता। C2H5 कितने हैं, 2, C2H5Cl लगा देंगे यहाँ पर। कितना लगा देंगे, C2H5Cl लगा देंगे, यानी कि एथिल क्लोराइड बन जाएगी। और यहाँ पर ये बनेगा POCl3। इसका मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताएंगे भाई, सभी कमेंट बॉक्स में नाम बताएंगे इसका नाम क्या है, POCl3 का नाम। ठीक है, ये जो PCl5 से क्रिया होगी इसमें आप लोग याद रखियो POCl3 बनेगा ही बनेगा 100%। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है भाई, देखो मोस्ट बोलूँगा मैं इसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है हैलोजनीकरण। ठीक है, ये आप लोगों के कोर्स में यानी कि बोर्ड एग्जाम में 101% आने वाली है। क्यों आएगी भाई 101%, अब आप लोगों को पता होगा एक तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होंगे भाई, और एक आप लोगों को पता होगा बीटा हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होंगे, बीटा हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं। अगर ये किसी को पता है तो बताइए, नहीं पता है तो मैं इसका अध्ययन बता दूंगा आपको किस प्रकार से, कैसे कैसे, कहाँ अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, कहाँ बीटा हाइड्रोजन परमाणु है, बताएं। चलो शुरू करते हैं भाई। देखो, जहाँ पर हमारा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, कौन सा समूह लगा है, क्रियात्मक समूह लगा है, उस क्रियात्मक समूह के पास पहला कार्बन, ठीक है, जहाँ हमारा क्रियात्मक समूह लगा है उस क्रियात्मक समूह के पास पहला कार्बन, उस कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे वो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, यानी कि क्रियात्मक समूह के पास पहला कार्बन, उसके पास जितने हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन, समूह के पास
दूसरा कार्बन, जितने हाइड्रोजन उसके पास, बीटा हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, बीटा हाइड्रोजन परमाणु। ये क्या होता है हैलोजनीकरण में? अब इस हैलोजनीकरण को समझ लो भाई कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पर रिएक्ट करती है, ठीक है। जब भी ईथर लेंगे हम, जब भी क्या लेंगे, ईथर लेंगे, या फिर जब भी हम एल्डिहाइड लेंगे, वो आगे आएगा एल्डिहाइड, मैं आप लोगों को वहाँ पर भी बताऊंगा। जब हम एल्डिहाइड लेंगे, वो भी कौन सा एल्डिहाइड? जिसमें हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों, वो एल्डिहाइड जब क्लोरीन से क्रिया करते हैं या हैलोजनीकरण कराया जाएगा उनका, तो वो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पर रिएक्ट करती है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किस पर रिएक्ट करती है? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पर रिएक्ट करती है। तो देखिए यहाँ पर ये किस प्रकार से अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पर रिएक्ट करेगी, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। इतना कुछ समझ में आया कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहाँ होंगे, बीटा हाइड्रोजन परमाणु कहाँ होंगे, ये आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसकी रिएक्शन कैसे होगी। देखिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब भी क्लोरीन प्रवाहित करते हैं हम ईथर के अंदर, तो यहाँ से कहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl लग जाएगा, और O फिर यहाँ पर लग जाएगा CH2 और यहाँ पर आ जाएगा CH3, ठीक है। लेकिन इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, इसके पास में एक यहाँ पर भी है, यहाँ से तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु निकल गया। तो क्या होगा, इस प्रकार से CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl और सिंगल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, जब ये क्लोरीन से क्रिया होगी वही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तब यहाँ पर बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl और सिंगल बॉन्ड में O, फिर यहाँ से भी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बाहर हो जाएगी और यहाँ बन जाएगा CH3Cl। इस प्रकार से आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्या, अल्फा डैश डाइक्लोरो ईथर, ठीक है। तो ये डाइक्लोरो ईथर होगा हमारा, अल्फा डैश डाइक्लोरो ईथर हो जाएगा हमारा, ठीक है। या फिर इसे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, इसे 4 लिखेंगे, 1,4 डाईएथिल ईथर डाइक्लोरो ईथर बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आगे की रिएक्शन देखते हैं हम, इसमें नंबर 4 रिएक्शन क्या होगी। इसके बाद हम देखते हैं भाई, देखिए ये जो हमारा ईथर है डाईएथिल ईथर, इसकी अभिक्रियाएं इतनी ही मोर देन सफिशेंट है, इसके बाहर कुछ याद मत करना आप लोग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसकी एरोमेटिक क्या है हमारे पास में, एरोमेटिक ईथर है एनिसोल। ये हमारा किसका सूत्र है भाई, ये एनिसोल का सूत्र है, एनिसोल, ठीक है। इस एनिसोल की रिएक्शन देखेंगे हम किस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रियाएं देगा। अब याद रखिए इसके अंदर आप लोग ये याद रखना कि एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, क्या लगी हुई है भाई, एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, जिसका नाम होगा, ये हमारी बेंजीन रिंग है। अगर इस बेंजीन रिंग पर, जब इस बेंजीन रिंग के कारण अभिक्रियाएं होंगी, तो ये बेंजीन रिंग ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, कौन से पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर देगी, ठीक है। तो ये कहाँ पर कितना, कौन सा निर्देशित होती है, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर ये अपनी रिएक्शन देगी। जैसे पहला देख लो भाई, इसमें नंबर 4 करके मैंने अभी रिएक्शन बोल ली थी। नंबर 4, जब हम हैलोजनीकरण करेंगे, हैलोजनीकरण किसका, एनिसोल का हैलोजनीकरण करेंगे, तो यहाँ पर किस प्रकार से ये हैलोजनीकरण देगी। जैसे मैं कहने लगूँ मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में एनिसोल है, कौन सी है, एनिसोल। इस एनिसोल की क्रिया मैंने किससे करवाई, Br2 से करवाई, ठीक है। Br2 से किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Br2 से क्रिया करवाई। तो मैंने अभी अभी बताया भाई, ये एक तो ऑर्थो पोजीशन पर होगी और एक पैरा पोजीशन पर होगी। समीकरण किस पर होगी, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर। लेकिन अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा बनेगा, तो वो पैरा पोजीशन वाला ज़्यादा मात्रा में बनेगा, लगभग 90%। कितना भाई, लगभग 90% प्राप्त होगा, और जबकि ऑर्थो पोजीशन वाला केवल 10% प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम देख लेंगे इसकी रिएक्शन कैसे होगी। तो यहाँ पर रिएक्शन होगी OCH3 और यहाँ पर लग जाएगा हमारा क्या, Br
और फिर यहाँ पर प्लस में एक और लग जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से रिएक्शन होगी तो यहाँ पर आ जाएगा भाई तुम्हारा, यहाँ पर तो OCH3 ये एनिसोल का सूत्र है, यहाँ पर लग जाएगा पैरा पोजीशन पर हमारा Br। ठीक है, तो ये ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल होगी, एनिसोल। ठीक है, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ये पैरा यानी कि हम क्या लिखेंगे इसे हिंदी में, पैरा ब्रोमो एनिसोल। ठीक है, पैरा ब्रोमो एनिसोल लिखेंगे और ये सर्वाधिक मात्रा में है पाई जाएगी, लगभग 90% बनेगी, ये केवल 10% बनती है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि कौन सा उत्पाद सबसे ज़्यादा मात्रा में बनता है। तो हमारा जो एनिसोल है यानी कि ऑर्थो पोजीशन का एनिसोल है वो सर्वाधिक मात्रा में बनता है। यहाँ पर एक और रिएक्शन देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, वो भी कौन सी, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है भाई, कौन सी है, वो है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये पेपर में 100% पूछी जाती है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होगी भाई, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो यहाँ पर याद रखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की पहचान क्या है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति होगी, अनिवार्य है भाई। जब भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की बात करेगा वो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति दर्शा देंगे और वहाँ पर किससे, मैथिल क्लोराइड से क्रिया करवा दो या फिर एथिल क्लोराइड से क्रिया करवा दो, किसी से क्रिया करवा देंगे। जैसे यहाँ पर एनिसोल लिया मैंने, मेरे पास में क्या था, एनिसोल लिया मैंने, एनिसोल की हमने क्रिया करवा दी मैथिल क्लोराइड से, किससे, मैथिल क्लोराइड से क्रिया करवाई और ये मैथिल क्लोराइड से क्रिया होगी किसकी उपस्थिति में, निर्जल, कौन सा निर्जल, निर्जल AlCl3 या फिर CH2 कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, इस मैथिल क्लोराइड की एनिसोल से क्रिया करा दें तो यहाँ पर वही दो उत्पाद, कौन से दो उत्पाद की, ऑर्थो पोजीशन का और क्या, पैरा पोजीशन का। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पर लग जाएगा OCH3, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा हमारा क्या, CH3। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पर, और फिर एक उत्पाद लग जाएगा हमारा कौन सा, पैरा पोजीशन पर, यहाँ पर OCH3 और पैरा पोजीशन पर लगा देंगे हम CH3। ठीक है, इस प्रकार से हमारे दो उत्पाद निकल कर आएंगे किससे, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया से। आप लोग इस समीकरण को याद रखेंगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को दोबारा देखना, नहीं समझ में आएगी तो दोबारा देखना, उसके बाद इसे नोट डाउन करना, ये पेपर में रिएक्शन आ सकती है, इसे छाप लेना दिमाग पर। ठीक है, चलिए इससे अगली एक रिएक्शन और देखते हैं, वो भी पेपर में कई बार पूछी गई है, नाइट्रीकरण भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा। इसका किस प्रकार से होगा कि एनिसोल जो है, एनिसोल वो किस उत्पाद देगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर उत्पाद देगी। इसका मतलब हमने क्या देखा भाई, यहाँ पर ये जो एनिसोल है यानी कि OCH3 है, वो जब हम क्रिया कराएंगे किसकी, यहाँ पर क्रिया होगी HNO3 की, कौन सा HNO3, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करवा देंगे, और जैसे ही सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करवाई, यहाँ पर बनेगा हमारा क्या, ऑर्थो उत्पाद बनेगा, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल बन जाएगी यहाँ पर, और एक बनेगी हमारी पैरा नाइट्रो एनिसोल। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी मिश्रण प्राप्त होते हैं, लेकिन मैंने बताया अभी क्या कि पैरा पोजीशन वाला स्थायी होता है और वो 90% प्रोडक्ट देगा। तो OCH3 यहाँ पर पैरा पोजीशन पर क्या लग जाएगा, NO2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आई होगी, ये किसके, ईथर के रासायनिक गुण मैंने आप लोगों को करा दिए, इससे बाहर कुछ नहीं है। NCERT में इतना ही लिखा हुआ है, इतना ही आएगा आप लोगों के पास, इससे बाहर कुछ मत पढ़ना, इसके बाहर कुछ नहीं आने का। ठीक है, माइंड को सिर्फ माइंड की तरह से यूज करो, इसे प्रेशर कुकर मत बनाओ। ठीक है, माइंड को अपनी अच्छी बातों में लगाओ। ठीक है, बेसिक से बेसिक अप्रोच का पता करो, लेकिन इसे प्रेशर कुकर मत बनाओ।
क्योंकि जब प्रेशर बढ़ता है तब याद होना बंद हो जाता है। इसलिए शांत माइंड से बिल्कुल ना सोचते हुए आप रिएक्शन को एक एक रिएक्शन को लिख कर देखो, आप लोगों की समझ में आ जाएगी, आप लोगों के दिमाग पर छपते चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, ईथर के मैंने क्या करा दिया आप लोगों को, भौतिक गुण, रासायनिक गुण सब करा दिए हैं। अब हम इसके लास्ट में उपयोग देख लेते हैं, क्या उपयोग है ईथर की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए ईथर के उपयोग देखते हैं हम कौन कौन से उपयोग होंगे। नंबर 1, कल मैंने आप लोगों को बताया था, इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को क्या कि ईथर जो है, ईथर का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाएगा। किसके रूप में? निश्चेतक के रूप में किया जाता है। निश्चेतक है, कौन सा, क्यों निश्चेतक है? क्योंकि ये क्या करता है, इसे सूंघने पर बेहोशी आ जाती है। इसे सूंघने पर बेहोशी आ जाती है, तो निश्चेतक के रूप में शल्य चिकित्सा में, किसमें भाई? शल्य चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। शल्य चिकित्सा में प्रयोग किया जाएगा। दूसरा, ये विलायक के रूप में काम करता है, यानी कि इसके अंदर हम बहुत से कार्बनिक पदार्थ घोल सकते हैं। विलायक के रूप में काम करता है। ठीक है, विलायक के रूप में काम करता है। तीसरा नंबर पर अगर हम बात करें तो गाड़ियों के कार्बोरेटर में भरा जाएगा, किसमें? ठंडक के रूप में, यानी कि ये ठंडक उत्पन्न करता है, इसलिए इसे ठंडक के रूप में प्रयोग करेंगे इसे। ठीक है, यानी कि शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाएगा। शीतलक के रूप में प्रयोग हुए, ये अपने आसपास की ऊर्जा ग्रहण करके वाष्पित हो जा, इसलिए इसका उपयोग करेंगे हम, शीतलक के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। इतने ही इसके उपयोग है भाई, इसके बाहर और कुछ याद नहीं रखना आप लोगों को। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं भाई, जो पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या कारण है, कारण सहित बताइए, क्या बताइए भाई, कारण सहित बताइए कि अल्कोहल का क्वथनांक, अल्कोहल, कौन सी अल्कोहल? कोई सी भी ले लो भाई, कौन सी? C2H5OH, एथिल अल्कोहल का क्वथनांक किससे? CH3OCH3। ठीक है, इसका क्या नाम है हमारा? इसका नाम है हमारा क्या? डाईमेथिल ईथर से अधिक होता है। ठीक है, क्यों? या फिर क्वेश्चन या करके ऐसा आएगा, या यौगिक C2H6O के दो समावयवी कौन कौन से? C2H5OH तथा CH3OCH3 में किसका क्वथनांक अधिक है? किसका क्वथनांक अधिक है और क्यों? ये क्वेश्चन आता है भाई, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि कारण सहित बताइए C2H5OH का क्वथनांक CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 से अधिक होता है, क्यों? या फिर क्वेश्चन आएगा C2H6O, देखिए यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, 1 और 1 2C, H कितने? 3 और 3 6, 1 O, यहाँ पर देख लेंगे, जोड़ लेंगे, C के कितने? 2, H के 5 और 1 6 और O 1, यानी कि ये एक ही यौगिक है। इस एक यौगिक के दो समावयवी है हमारे पास में एथिल अल्कोहल और डाईमेथिल ईथर में किसका क्वथनांक अधिक है और क्यों? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका आंसर ऐसा क्यों है कि इसके क्वथनांक में एथिल अल्कोहल का क्वथनांक अधिक है जबकि ईथर का क्वथनांक कम है, क्यों? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, सर हमें नहीं पता, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इसका पहले सॉल्यूशन बताऊंगा कि इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन लिखना है आपको पेपर में। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। हमारा अगला जो चैप्टर होगा वो होगा एल्डिहाइड, कीटोन और
एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। आप उस चैप्टर का अध्ययन करेंगे और ये जितना मैंने पढ़ा दिया इसकी आप कॉपी पर नोट डाउन करके आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे समीकरणों की उतनी ज़्यादा आपके समीकरण याद होने शुरू हो जाएंगी और केमिस्ट्री आपको बोर नहीं लगेगी, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ में और जितना हो सकता है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए कि इस प्रकार से क्लासेस चल रही हैं, इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है, इसे याद करना है, ठीक है। तो आप जिसे भी केमिस्ट्री से डर लगता है आप उसे केमिस्ट्री के ये लेक्चर जो मेरे हैं उसे प्रोवाइड कराइए, उसकी भी समझ में आएगा और आपको उसका लाभ मिलेगा, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे साथ में, बहुत अच्छे अच्छे मैं आप लोगों के वीडियो लाने वाला हूँ और आपको किसी भी और टॉपिक पर अगर किसी भी चीज़ में डाउट हो तो वो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसकी आपको अलग से लेक्चर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। जो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और आप लोगों के एग्ज़ाम निश्चित हैं, होंगे 100%, इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं हमारे चैनल पर फिजिक्स की एक सीरीज़ चलाई जा रही है, टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उस टेस्ट सीरीज़ में आप ज्वाइन कीजिए, उन्हें देखिए और रूप से आपका जो है मतलब आपके जो नंबर हैं वो इम्प्रूव होंगे 100%। मैं इसकी गारंटी लेता हूं, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहे तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आप लोगों के 100/100 मार्क्स हम दिलवा सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ में। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ही मेरे चैप्टर ये ख़त्म हो जाएंगे मैं टेलीग्राम पर इसकी PDF अपलोड कर दूंगा, वहां से आप अगर नहीं नोट्स बना सकते तो वहां से आप उसे प्रिंट करा लेना और उन्हें पढ़ना, उनका अध्ययन करना, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।